Hello guys, welcome to my YouTube channel that is विधि दर्पण। विधि दर्पण में आपका फिर से स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज टाइप्स ऑफ बेल, ओल्ड वर्सेस न्यू लॉ, प्रोविजंस, CRPC वर्सेस BNSS विथ एप्लीकेबिलिटी। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ बेल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार के बेल्स होते हैं। पहला तो हमारा आ जाएगा रेगुलर बेल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा एंटीसिपेटरी बेल, तीसरे पे हमारा आ जाएगा इंटरिम बेल, चौथे पे आ जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल, पांचवे पे हमारा आ जाएगा ट्रांसिस्ट बेल, छठे पे आ जाएगा हमारा मेडिकल बेल और सातवां हमारा आ जाएगा बेल बॉन्ड एंड श्योरिटीज। ओके, और एक और है हमारा, लेकिन इसका उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अफेक्टिंग बेल मतलब कि टोटल हमारा यहाँ पे 7 है और इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारा, क्या नहीं है, सेफगार्ड हम कैसे कैसे ले ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज हमारा जो है रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल हमें कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, कौन से प्रोविज़न में लिखा हुआ है, इसके बारे हम कहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन इट अप्लाइज, और ये आपका सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, जैसे अभी झारखंड एपीओ का मेंस वगैरह है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर, इसको ब्लैक में कर लेते हैं, ब्लैक में अच्छा लगता है। आफ्टर अरेस्ट व्हेन द accused is already in custody, और इसके हम वो भी देखेंगे कि हमारा ओल्ड लॉज में क्या है, न्यू लॉज में क्या है। तो इसका हम एक ओल्ड लॉ बना लेते हैं, इसका हम एक न्यू लॉ बना लेते हैं। दोनों में हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके राजस्थान एपीओ में भी है ये, फिर उसके बाद आपका ये झारखंड में भी CRPC भी आएगा, इसीलिए। तो ओल्ड लॉज का हमारा सेक्शन हो जाएगा 437 to 439, और वही न्यू लॉ का सेक्शन है हमारा 480 to 482। ओके, और इसका अगर हम देखेंगे कि मेन प्रोविजंस क्या है, तो इसमें हमें सबसे बेस्ट यही है कि टेकअवेज और सब्सटेंटिव प्रिंसिपल्स remain unchanged, but procedure structure has been
रीऑर्गेनाइज्ड। तो आप इसको देखिए कि मतलब क्या चेंज आए हैं इसमें, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। ओके, तब चलिए दूसरे पे चलते हैं, दैट इज़ हमारा एंटीसिपेटरी बेल नंबर 2 है ये। और ये कब अप्लाई होगा, इसको रेड से कर लेते हैं। व्हेन इट अप्लाइज बिफोर अरेस्ट, व्हेन द एक्यूज्ड फ्रेंड्स अरेस्ट, मतलब ये अरेस्ट से पहले ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी सुनवाई होती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ओल्ड लॉ का क्या है सेक्शन, न्यू लॉ का क्या है सेक्शन, इसको भी देख लेते हैं। ओल्ड लॉ का ये आपका सेक्शन है सेक्शन 438, और इसका है सेक्शन 482 क्लास 2। CRPC यहाँ पर लिख लीजिए, BNSS यहाँ पर लिख लीजिए, दैट्स ऑल। और इसका हमारा की टेक अवे क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा दैट इज द रेमेडी इज फुल्ली रिटेन्ड, मतलब जो एज इट इज था आपका वहाँ वही है। जुडिशियल कंसिस्टेंसी कॉन्टिन्यूस, जो आपका CRPC में था यहाँ भी वही पे है, सेम है एकदम, कोई आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ओके, इसके बाद फिर हम अपना तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा दैट इज इंटरिम बेल, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा, देख लीजिएगा। व्हेन इट अप्लाइज टेम्पोररी प्रोटेक्शन until the final bail hearing, इसका ओल्ड लॉ, ओल्ड लॉ की जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे BNSS और CRPC लिख लेते हैं, CRPC BNSS, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो ये ओल्ड लॉ में था ही नहीं, नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। डेवलप थ्रू, ये मतलब कि डेवलप थ्रू किया गया था जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, डेवलप मतलब हुआ था, ये आया था, डेवलप थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। और ये हमारा न्यू लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड थ्रू स्ट्रक्चर्ड बेल फ्रेमवर्क अंडर सेक्शन 480 482 BNSS। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये CRPC में था ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्री से आ सकता है। और इसका की टेकअवेज क्या होगा, BNSS ऑफर्स ग्रेटर procedural clarity and reduces ad hoc practices। सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो, कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ। चलिए, 4 टॉपिक है आपका, दैट इज डिफ़ॉल्ट और
statutory bail. When it applies, when the police fail to file the charge sheet within the statutory period. मतलब ये कब अप्लाई होगा, जब पुलिस फेल हो जाएगी। और इसका सीआरपीसी का सेक्शन क्या होगा और बीएनएसएस का सेक्शन क्या है, सेक्शन 167 क्लास 2। और इसका था पीरियड था आपका ऑलमोस्ट 60 to 90 डेज, अगर चार्जशीट फाइल नहीं का होती है तब। और वही हमारा बीएनएसएस में ये आ गया है सेक्शन 187। बीसी जाता है वो ऊपर नीचे, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सब सेक्शन 3 to 7 है, इसमें सब है टोटल। और इसका जो टाइम लाइन है, ये टाइम retained certain extension up to 180 days in specific offenses। स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए 180 डेज है, लेकिन अगर आप ऐसे में देखेंगे तो इसका भी वही है 90 to 120 डेज ही है। अगर आप मतलब कि मोटा मोटी लेकर चले तो आपको 90 to 180 डेज ही मिलेगा। और डिफ़ॉल्ट बेल काम कहाँ पे आता है, अगर आप देखा तो डिफ़ॉल्ट बेल continues as a protected right with extended timelines, strengthening investigation। ओके, आइए अब हम इसके आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है डेट इज 5th नंबर आएगा ना, ये 4 5 था। 5वां पे हमारा आ जाएगा ट्रांजिट बिल। ट्रांजिट बिल कब कहाँ कैसे अप्लाई होता है वो हम देखते हैं। व्हेन इट अप्लाइज, मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में लिखने से हो जाती है, कॉपी में मेरी राइटिंग अच्छे से। व्हेन एन एफआईआर is registered in another state and the accused seek safe passage to approach the competent court। ये हमारा कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाने का काम आता है, इसीलिए। तो ये सीआरपीसी में तो ये है ही नहीं प्रोविज़न, नॉट डिफाइंड, प्योरली जज मेड डॉक्ट्रिन, मतलब ये जज के द्वारा बनाई गई थी। और वही बीएनएसएस की बात करेंगे तो स्टिल नॉट कोडिफाइड, मतलब अभी तक ये कोडिफाइड नहीं है। कंटिन्यूस थ्रू जुडिशियल डिस्क्रिशन।
ओके। और अगर हम इसकी की टेकअवेज की बात करें तो ट्रांजिस्ट बेल doctrine remain unchanged and jurisprudential, मतलब ये जो भी है जज के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। सिंपल सा बात है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। छठा हमारा आ जाएगा मेडिकल बिल। when it applies, when custody becomes incompatible with the accused's health condition। ये आपने देखा होगा लालू यादव के केस में, अगर आपको याद होगा तो। मैं तो तब रांची में ही था, तो मुझे याद है कि लालू यादव रिम्स में ही रहते थे। सीआरपीसी में ये हमारा आ जाएगा ग्रांटेड थ्रू जुडिशियल डिस्क्रिशन combined with constitutional protection। और वही बीएनएसएस में देखा जाए तो continuous identically under बीएनएसएस, मतलब कि जो एज इट इज है सीआरपीसी में वो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है बीएनएसएस में भी। इसके बारे कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। और इसका की टेक अवे देखें तो नो स्टैट्यूटरी चेंजेस कोर्ट रिलाई RELY कोर्ट रिलाई ऑन मेडिकल एविडेंसेस एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ओके, अब हम देखते हैं इसके आगे का क्या है। हमारा एक स्पेशल है छठा सातवां। अब हम देखते हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटीज़ पे अगर आते हैं, या तो फिर NDPS आता है, UAPA आता है, PMLA आता है, तो उसमें कैसे हमको बेल मिलता है। बेल अंडर स्पेशल स्टैट्यूज। स्पेशल स्टैट्यूज में क्या आ जाएगा, NDPS एक्ट, UAPA, पॉक्सो हो गया, PMLA हो गया, ETC। ये सब में हमें बेल कैसे मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसका हमारा सिंपल सा है, when it applies, when offenses fall under special law with strict bail conditions। CRPC controlled by respective स्पेशल एक्ट्स, मतलब जो जहाँ पे है उसका वहीं पे आपको बेल का मिलेगा। और BNSS में है स्पेशल एक्ट कंटिन्यू टू ओवरराइड BNSS, मतलब बेल के आपके जो भी सिंपल
हैं वो आपको BNSS मिल जाएंगे, लेकिन जो स्पेशल लॉज है जैसे NDPS, UAPA, PMLA, यहाँ पे आपको आपके वो स्पेसिफिक बेल के ही प्रोविजंस में आपको जाने पड़ेंगे, तभी आपको मिलेगा। ठीक, अब हम आपका अपना देख लेते हैं 8वां, दैट इज बेल बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। बेल बॉन्ड और सिक्योरिटीज में क्या है? When it applies at the stage of furnishing securities or executing bond। CRPC में है आपका सेक्शन ये 441 to 450, और वही BNSS में ये आपको सेक्शन मिल जाएगा 484 to 496। और इसके की टेक अवे क्या है? Renumbered and streamlined procedural clarity improved। मतलब BNSS में थोड़े बहुत इम्प्रूव हुआ है। और हमारा आज का लास्ट हो जाएगा ये मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल जानकारी दे दे रहा हूँ बस, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, इसीलिए कि अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड अफेक्टिंग बेल। तो ये आपको कैसे क्या क्या मिल सकते हैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सबसे पहले व्हेन इट अप्लाइज, इसका सिंपल हम देख लेते हैं कि ये कब अप्लाई होगा। दैट इज एट दी अरेस्ट और अरेस्ट स्टेज impacting bail considerations। ये आपका BNSS में कौन से में आपको मिलेगा और CRPC में। CRPC का सेक्शन हो जाएगा आपका ये 41A 41D, और वही आपका ये BNSS में मिल जाएगा आपको न्यू लॉ में आपको मिलेगा 35 से 40 के बीच में एंड 43 से 44 BNSS के सेक्शन। ओके, और इसके की टेक अवेज क्या होंगे ये आपको बता देता हूँ। सिंपल है, BNSS strengthen safeguard and tightens arrest standards, improving defenses in cases of improper arrest। So thank you guys, and do subscribe my YouTube channel, that is Vidhi Darpan।
and follow for more interesting videos. Thank you.